नमस्कार साथियों, कल केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया। हम इसका स्वागत करते हैं, पर इस संदर्भ में मेरे केंद्र सरकार से दो प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर होने वाले खर्चे को 6% ऑफ जीडीपी तक बढ़ाने की बात की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं, पर केंद्र सरकार की कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्योंकि जब से 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से लेकर आज तक शिक्षा पर होने वाले खर्चा निरंतर घटा है। और मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि 2014-15 में शिक्षा में हम 0.53% ऑफ जीडीपी खर्च करते थे, जो 2019-20 में घट के 0.45% ऑफ जीडीपी हो गया। एक तरफ तो आप 6% की बात करते हो, ध्यान रहे इस 6% में केंद्र सरकार और समस्त राज्य सरकारें जो शिक्षा पे खर्च करती है उसका उल्लेख किया गया है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। शिक्षा में गुणवत्ता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उसको किस तरह इंप्रूव किया जाए, उसके सुदृढ़ उपाय इस शिक्षा नीति में क्यों नहीं उल्लेखित किए गए हैं? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उसके दो कारण हैं। अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो एसर की एक स्टडी हुई जिसमें यह पाया गया कि कक्षा 5 के 50% बच्चे कक्षा 2 की हिंदी और अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ सकते हैं, और कक्षा 5 के 72% बच्चे कक्षा 2 के सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सवाल नहीं कर सकते। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो पिछले साल नवंबर में ही एक सर्वे आया, उसमें कहा गया कि 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल है, मतलब वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए फिट नहीं है। तो गुणवत्ता हमें स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में जरूरत है, पर इस शिक्षा नीति में उसको कैसे सुधारा जाए, गुणवत्ता को, इसके सुदृढ़ उपाय नहीं बताए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आशा है आप अच्छे हैं। नई शिक्षा नीति लागू हुई है, आप लोगों को भी पता चला होगा। तो एजुकेशन के रिफॉर्म्स की बहुत समय से ज़रूरत थी और मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। तो अच्छा कदम है ये, और इसको लागू करने में 6 बरस लग गए, बल्कि पहले ही इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। इससे पहले सन 2012 में यूपीए 2 के दौरान भी एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म और नई शिक्षा नीति की बात उठी थी, लेकिन तब तत्कालीन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के विरोध के चलते, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ सेगमेंट में लागू भी हुई, लेकिन भाजपा के विरोध के चलते उसको वापस ले लिया गया था। वैसे ही जैसे पहले एफडीआई का बहुत ज़्यादा विरोध था और बीजेपी की सरकार बनते ही 50 नए वॉलमार्ट खोलने का आदेश हुआ, और उससे पहले जीएसटी का भी बहुत पुरजोर विरोध था। और उसके बाद वन टैक्स वन नेशन कर सेंट्रल हॉल में एक सेलिब्रेशन के साथ जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये बात अलग है कि नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है, और चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी, उसके खराब इम्प्लीमेंटेशन ने देशवासियों और उद्यमियों को अत्यधिक कष्ट दिया है। इस बात का प्रमाण है कि सैकड़ों संशोधन थोड़ा करके किए गए। जैसे एक निबंध किसी ने लिखा था कि हाथी गन्ने खाता है, तो जिसने उसको कॉपी किया उसने लिख दिया कि हाथी गाने गाता है। तो मूल रूप से योजनाएं तो यूपीए गवर्नमेंट से ही कट कॉपी पेस्ट हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो निर्मल भारत अभियान हो, चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो। तो इस सरकार में मौलिकता का बहुत अभाव है। लेकिन कट कॉपी पेस्ट करते वक्त जो है, जैसे अब राफेल विमान का ही उदाहरण ले, तो विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब टोटल 136 विमानों का, 136 या 126 विमानों का, लड़ाकू विमानों का, राफेल का 526 करोड़ रुपए में समझौता हुआ था, जिसमें 108 विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बनाने थे। और जाहिर बात है इससे लगभग 30 से 40 हजार भारतवासियों को रोजगार उपलब्ध होता। लेकिन बिना रक्षा मंत्री के ही प्रधानमंत्री जी का एक दौरा पेरिस होता है, और उसके बाद लड़ाकू विमानों की कीमत, एक विमान, वही 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ रुपए का जादू से हो जाता है। आज तक इस बात का प्रत्युत्तर नहीं मिला कि क्यों 126 की कीमतों में मात्र 36 खरीदे गए।
एनीवेज, लेकिन मीडिया के माध्यम से लग रहा है कि राफेल विमान उड़ के आए हैं। मतलब वैसे तो ये देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है, लेकिन विमान भारत ने खरीदे हैं या भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे हैं, टीवी देखने से इसका पता नहीं चलता। और ऐसा अभी पता चला है कि उड़ के आए हैं, लगता है इसके पहले वाले सब बैलगाड़ी से आए थे। इस आड़ में बहुत सारी चीजें वो छुप जाती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेनी बाबू की गिरफ्तारी। देखिए, ये सरकार एक्टिविस्ट को लेकर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर, बौद्धिक कार्यकर्ताओं को लेकर, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लेकर दमनात्मक रवैया तो सरकार का है ही, चाहे वो विपक्ष के साथ, चाहे वो सत्तारूढ़ सरकारों को गिराना, चाहे वो जनादेश का अवहेलना करना। लेकिन इस तरह पढ़े लिखे लोगों का अतिक्रमण करना कि भाई कोई पैम्फलेट मिला वो ठीक नहीं है, आपके घर में फला किताब है तो ये ठीक नहीं है, या वो जो रोमा विल्सन, जो 11 लोग भीमा कोरेगांव मसले में जिनमें अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई, लगातार वो जेल में हैं, ये सरकार का रवैया गलत है। हम कोई कम्युनिस्ट नेशन नहीं है कि एक रशिया में एक ही पुतिन है, एक चाइना में एक ही जिनपिंग है, और एक भारत में एक ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। हमने हमेशा विरोधाभास को स्वीकार किया है, हमने हमेशा डिसएग्रीमेंट को अपनाया है, हमने हमेशा नए आइडियाज को वेलकम किया है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की ही पूर्व सरकारें रही हों। आप अटल जी के स्टेटमेंट्स देखिए कि सौदेबाजी की सरकार को तो मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसी चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस तरह कोरोना महामारी को, इस भयानक अर्थव्यवस्था के संकट को, इस भयानक बेरोजगारी को और इस अघोषित आपातकाल को 125 करोड़ देशवासी झेल रहे हैं, विवश हैं, मजबूर हैं। ठीक है, भूमि पूजन सबके लिए गौरव है, लेकिन एक पॉलिटिकल एजेंडा को इस तरह इम्प्लीमेंट करना, बहुत विशाल आप मूर्ति बनाइए। और मेरा तो अनुरोध है कि एक बाहरी सी मूर्ति जस्टिस गोगोई की भी स्थापित होनी चाहिए, और 2 मूर्तियां प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री की भी वहां पर स्थापित होनी चाहिए, ताकि आपका एजेंडा और अच्छे से वहां पर व्यवस्थित हो सके। और ये भी आशा करती हूँ कि आप प्रवीण तोगड़िया जी और अशोक सिंघल जी को भी उन 200 गेस्ट के साथ जरूर इन्वाइट करेंगे, भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मानक ना हो, क्योंकि नियम और कायदे और नियमावली तो आम लोगों के लिए हैं। और जो नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन है, एक कोई ऐसा भी होना चाहिए कि जो ये फर्जी डिग्रियां लगातार, स्पेशली माननीयों की, इस पर भी कुछ रोकथाम हो। और इससे भी ज्यादा इस वक्त जरूरत है जेल के रिफॉर्म्स की। जिस तरह आपराधिक तत्व जेलों में बैठकर गैंग्स को ऑपरेट करते हैं, और बाहर की दुनिया में, चाहे वो अब जैसे विकास दुबे का ही एनकाउंटर है, उसके मरने से वो 1 दर्जन लोग जो उसकी टेलीफोन कॉल्स में निकल के आए, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो गंभीर पदों पे लोग हैं, वो सब कुछ हिडन हो गया। तो एक जो समानांतर, एक पैरेलल जो सिस्टम चलता है करप्शन का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, मर्डर्स का, एग्जॉर्शंस का, किडनैपिंग्स का, तो आशा करते हैं कि सरकार इस पर भी ज़रूर ध्यान देगी। बहुत धन्यवाद, पुनः आपसे बात होगी। कुछ लोगों ने मेरे पिछले अंबेडकर वाले वीडियो पर कहा भी कि आप सनातनी का विरोध करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी सनातनी, आई एम ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, बट my religion is something between me and my Lord, my Almighty, and this is something which is very private and I don't need any broker for that, right? ईश्वर मेरी आस्था का विषय है। मेरा धर्म मुझे इस बात से बात करने पर नहीं रोकता कि 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्या है, या मैं इस बात की आवाज ना करूं कि निजीकरण के नाम पर आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इनवाइट कर रहे हैं, जो कॉरपोरेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि मैं सरकार की पॉलिसीज, आपने देखिए भारतीय रेलवे को क्या किया। भारतीय रेलवे ने पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। भारतीय रेल के पास अपने पेंशन, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने का, सैलरी देने का पैसा नहीं है। तो सरकार को क्यों 151 करोड़ रुपए का चंदा दिया आपने पीएम केयर में, जब आपके पास अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए पेंशन के पैसे नहीं है? मीन्स व्हाट? सरकार पहले लूटती है, फिर उन डिपार्टमेंट्स को कंगाल घोषित कर देती है, फिर जब उनको घाटे में और नुकसानदेह कंपनियां दिखाकर अपने उद्योगपति मित्रों को बेच देती है। तो माय रिलीजन इज समथिंग वेरी प्राइवेट। धर्म और राजनीति 2 इतर विषय हैं, और नागरिकों
को जो नुकसान और जो परेशानी होती है, क्योंकि नागरिकों के धन से ही देश का निर्माण होता है। अगर कोई भी 1, 2 या 4 या 10 लोग ये सोचते हैं कि वो पूरे देश के अधिकारों पर अतिक्रमण करके विशेष समुदाय को दबाने के नाम पर बहुसंख्यकों के हितों की भी अवहेलना करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि नागरिक इतने मूर्ख हैं, या ये एडवर्टाइजिंग और ये पीआर पॉलिसी और ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है ये बहुत लंबा चलने वाला है। कुछ लोगों ने पूछा था हेडलाइन मैनेजमेंट क्या होता है, 2-3 समय पहले मेल आया था। देखिए, जैसे 80-90 के दौर में क्या था, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो विमेन को लेके जैसे कोई क्राइम हुए, चाहे वो बलात्कार है, पहले की बात हो रही है, या महिलाओं से जुड़े अपराध हैं, तो उसमें महिला को ही दोष के तौर पर फ्रेम करते थे। तो हेडलाइन कैसी होती है, जैसे 4 बच्चों की माँ किसी युवक के साथ फरार है, तो वो ये नहीं लिखेंगे कि युवक 4 बच्चों की माँ को लेकर भागा, वो लिखेंगे कि 4 बच्चों की माँ युवक के संग फरार, प्रेमी के संग फरार। तो इससे ये जो हेडलाइन आज के समय में, तो ये बहुत बात है, आप राफेल के केस में, अयोध्या भूमि पूजन के केस में, क्योंकि ये सरकार तो पूरी की पूरी हेडलाइन मैनेजमेंट एंड पीआर पॉलिसी पर ही गवर्न हो रही है, उसके तो अलग ही सिस्टम है। एनीवेज, थैंक यू सो मच, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। और आप अपने विचार भी लिखिएगा, और एक कमेंट होता है रिव्यू सेक्शन में, अगर आप एक कमेंट लिख देंगे तो इससे पेज को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि मास रिपोर्टिंग की वजह से बीच बीच में पेज ब्लॉक हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।